गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 024889। हम क्या करते हैं, आज इसके मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। तो चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहे हैं, इफ 5 sin थीटा इक्वल टू 4 देन द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। हम लोगों को दे रखा है 5 sin थीटा बराबर 4। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin थीटा बराबर क्या होगा 4/5। अब sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। इसका मतलब परपेंडिकुलर 4 है तो बेस 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा 5। हम लोगों को वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा अपॉन के अंदर 4 tan थीटा माइनस में 5 कोस थीटा। तो अब देखो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, प्लस 4 कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अपॉन में 4 tan थीटा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये सारी वैल्यू अपन रख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 5/3, ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस की वैल्यू है, यहां से अपन रख देते हैं 5/3 प्लस 4 इंटू 3/4 अपॉन के अंदर 4 इंटू 4/3 माइनस के अंदर 5 इंटू 3/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 प्लस 3 तो क्या आ जाएगा 14/3 अपॉन के अंदर 16/3 माइनस में 3 तो 16 माइनस 9 क्या जाएगा 7/3। 3 से 3 कट जाएगा, 14/7 क्या जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, बस हमें सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 52 पर। Side AB and DC of a cyclic quadrilateral are produced to meet at E। अब देखो हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो ये हम लोग एक सर्किल बना लेते हैं। इसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दे रखा है जिसकी साइड्स बढ़ाने पर कुछ इस तरह से हमारे पास किन्हीं बिंदुओं पर मिलती है। हम लोगों को दे रखा है AB और DC। ए बी और डी सी को जब हम बढ़ा रहे हैं तो वो किस बिंदु पर मिल रही है, ई पर। और फिर हमें कह रहा है भुजा ए डी और बी सी बढ़ाने पर किस बिंदु पर मिलती है, एफ पर। ये हम लोगों को दे रखा है। अगर ए डी सी बराबर ये वाला एंगल कितना है 75 डिग्री, और एंगल बी ई सी ये वाला एंगल कितना है 52 डिग्री। तो हम लोगों को क्या कर रहे हैं, बी ए डी, एक तो ये वाला एंगल और एक ए एफ बी ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो x माइनस वाई फाइंड करना है कि क्या होगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने के कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 75 है तो ये मेरे पास कितना होगा 105 डिग्री। अब देखो ये 75 ये 52, ये क्या एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, ए डी ई। ये हमारे पास एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से अगर मैं 75 डिग्री और 52 डिग्री घटा दूं तो 105 में से 52 चला जाएगा तो क्या बचेगा 53 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आई 53 डिग्री। अब क्या ए बी एफ ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 53 है ये 105 है, तो ये क्या बना 158 डिग्री। तो मेरे पास कितना बच जाएगा ये 22 डिग्री। तो 53 डिग्री में से 22 डिग्री घटा दें तो क्या जाएगा 31 डिग्री। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी का यूज करा कि आमने सामने के कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री।
इन दोनों की मदद से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पर। द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अभी हम एक क्वेश्चन करके आए थे। अब देखो पहली टर्म पर अगर आप ध्यान दो, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस में 3 सेक स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10 स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है क्या, प्लस के अंदर 1 अपोन में कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनटू में जो प्लस वाली टर्म आएगी वो तो क्या बन जाएगी 1, प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2। तो ये ऊपर वाली टर्म क्या बनेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एक का क्यूब करेंगे एक आएगा 1 + 1। अब ये कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप इसको ध्यान दो तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा को अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दे तो क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो 1 + 1 2 अपोन में 1 + 2 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो बड़ा इजी सा था, बस हमें इस फॉर्मूले को पहचानते हमें आंसर बड़े आराम से मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54 पर। ए और बी की एज का रेशो 8 ईयर पहले 2:3 था, 4 साल पहले इनकी एज का रेशो 5:7 था, तो अब से 8 साल बाद इनकी एज का रेशो बताना है कि क्या होगा। अब देखो दो लोग हैं ए और बी जिनकी एज का रेशो 8 साल पहले हमारे पास क्या था 2:3, 4 साल पहले इनकी एज का रेशो क्या है 5:7, और प्रेजेंट से आज से हम लोगों को क्या करना है 8 साल बाद इनकी एज का रेशो बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। अब देखो 8 साल पहले इनकी एज का रेशो 2:3, 4 साल पहले 5:7, 8 साल पहले से 4 साल पहले में डिफरेंस कितने साल का 4 साल का। तो अब देखिए ये 2:3 तो रेशो में डिफरेंस 1 का, या 5:7 रेशो में डिफरेंस 2 का, क्योंकि इनका हमने डिफरेंस तो बराबर है नहीं, तो इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा और बटा में 1 से मल्टीप्लाई करा। तो यहां से ए और बी की एज का रेशो क्या आएगा 4:6, यहां से क्या आएगा 5:7। तो हमने क्या करा इनके रेशो का डिफरेंस बराबर बना लिया, क्योंकि यहां पर ये क्या हो रहा था 2 से 5 3 बढ़ रहा था, ये 3 से 7 4 बढ़ रहा था, रेशो का डिफरेंस बराबर नहीं था। तो हमने इनका डिफरेंस 2 ऊपर गुना कर दिया, 1 को नीचे गुना कर दिया। तो ये 4 से 6 हुआ, 5 से 7, तो ए की 4 से 5 हुई, 1 बढ़ी, बी की 6 से 7 हुई, ये भी कितनी बढ़ी 1 बढ़ गई। हम कह रहे हैं रेशो में 1 बढ़ गई, वो कितने साल बढ़ा रहे 4 साल। 1 की वैल्यू 4 साल, तो 5 की वैल्यू 20 साल और 7 की वैल्यू 28 साल। तो 4 साल पहले अगर इनकी एज 20 और 28 थी, तो प्रेजेंट के अंदर अगर इनकी एज देखें तो ये क्या 24 साल और 32 साल हो जाएगी। आज से 8 साल बाद अगर इनकी एज देखें तो 8 साल और बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा 32 साल और 40 साल। तो इनकी एज का रेशो निकालूं तो 4:5। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इनका नाम हम लोगों ने ABCD लिखना था, ये AB लिखा हुआ है, तो करेक्शन कर लेना, ऑप्शन डी हमारा 4:5 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पर। 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है और अगली 3 संख्याएं इस रेशो में। तो हमें 22वीं और 24वीं संख्या का औसत बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमारे पास नंबर्स हैं 24, इनका एवरेज हम लोगों को दे रखा है 56,
इसमें से पहली 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 71.7 और अगली 11 संख्याओं का औसत दे रखा है 42। अब देखो 24 संख्याओं का एवरेज 56 है, तो टोटल अगर निकालें तो 6 चौक 24, कैरी आ जाएगी 2, 12 और 20 32 और 2 34, 3 1344। 10 का एवरेज 71.7 तो टोटल 717। 11 का एवरेज अगर 42 तो टोटल क्या आ जाएगा 42 इंटू 11 462। तो इनका अगर अपन टोटल निकालें तो 1179। अब 21 संख्याएं ये हो गई 24 में से, तो बचे 3 नंबर्स। इनका टोटल हमारे पास क्या होगा 1344 में से 1179 घटा दें तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 165। 3 नंबर्स का टोटल कितना है 165। अब इन तीनों संख्याओं का इन तीनों संख्याओं का रेशियो हम लोगों को क्या दे रखा है 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 5/12। तो हमें इनका क्या करना है एग्जैक्ट रेशियो निकालना। तो क्या करेंगे सबको 12 से गुना कर देंगे। सबको 12 से गुना करेंगे तो रेशियो क्या आ जाएगा 6:4:5। तो इनको मैं मान लेता हूं 6x, 4x और 5x। तो इन तीनों का टोटल अगर अपन करें तो हमारे पास कितना बना 15x। टोटल 15x की वैल्यू 165 के बराबर, तो x की वैल्यू 165/15 11। तो हमारे पास 22वीं संख्या क्या आई 11 गुना 6 66। 24वीं संख्या क्या आई 55। इन दोनों का एवरेज चाहिए, तो एवरेज क्या होगा 66 + 55/2। तो क्या आ जाएगा 121/2, तो 60.5। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। ये एवरेज का अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एवरेज का यूज नहीं करना, साथ साथ में रेशियो का भी यूज करके अपने आंसर तक पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अब देखो 56 फिर हमारे पास क्या हुआ एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। आज के पेपर में ट्रिग्नोमेट्री का ये तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोगों को क्या दे रखा है 12 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल है 3 के। तो हमें इस टर्म की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमें यहां से थीटा का मान मिल जाए। ये 2 sin स्क्वायर थीटा है, अगर sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख दूं तो ये क्या आ जाएगा 14 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos थीटा माइनस का 2 यहां से मिलेगा और ये 3 इधर आते ही मेरे पास फिर से क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 5 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो 14 इंटू 5 70 बनेगा। 3 के ऐसे 2 टुकड़े जिससे मेरे पास टोटल तो प्लस का 3 बने लेकिन मल्टीप्लाई माइनस का 70 बने। तो 2 टुकड़े क्या 10 और 7, दोनों का टोटल प्लस का 3 और मल्टीप्लाई 70। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो एक तो इनके साइन चेंज करें और एक कोस स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दिया। कोस थीटा की नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में। तो कोस थीटा की वैल्यू 7/14 या 1/2। तो कोस थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है 60 डिग्री पर। अब थीटा 60 डिग्री मिल गया, हमें क्या चाहिए कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा प्लस कोट थीटा। तो यहां पर हम थीटा 60 डिग्री रख देते हैं। 60 डिग्री पर कोसेक थीटा की अगर वैल्यू बात करें तो 2/√3, सेक थीटा की वैल्यू 2, टेन थीटा की वैल्यू √3, कोट थीटा की वैल्यू 1/√3। तो क्या जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में क्या जाएगा 3 + 1। तो क्या जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में 4। यहां से 2 कॉमन लेकर अगर काट दें तो क्या जाएगा 1 + √3/2। तो ऑप्शन क्या जाएगा सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने सोल्व कर लिया। सिर्फ और सिर्फ थीटा मिलने के बाद ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा हो गया। थीटा मिलने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यूज होती हैं 60 डिग्री के लिए वो हमें आनी चाहिए। तो हमने इसकी मदद से अपना आंसर निकाल लिया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर।
एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम चावल खरीदे। इसके अलावा हर 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिए गए। यदि अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। मान लिया कि चावल का एमआरपी था 100 रुपए, 10% डिस्काउंट पर यह चावल खरीदे गए। इसका मतलब ये चावल कितने रुपए के हिसाब से बेचेंगे? 90 रुपए के। उसने 80 केजी चावल खरीदे, तो 80 केजी चावल कितने के होंगे? 80 इंटू 90, 7,200 रुपए के। लेकिन उसको एक स्कीम और मिली कि 20 किलोग्राम चावल की खरीद पर 1 किलोग्राम चावल फ्री मिले। तो 20 किलोग्राम पर 1 किलो फ्री, तो 80 किलोग्राम पर 80/20, 4 केजी फ्री। तो 80 केजी ये मिले प्लस 4 केजी फ्री चावल मिल गए, तो उसको टोटल 84 केजी चावल मिले। कितने रुपए के? 7,200 रुपए के। अब वो कह रहे हैं कि अगर वे इनको अंकित मूल्य पर बेच दे, तो 84 केजी 100 रुपीज केजी के हिसाब से बेचे तो 8400 रुपीज में बेच दे। खरीदे थे 7200 में, बेच अगर 8400 में रहे तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 1200 रुपए का। 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 7200 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। तो 1200 से गया एक बार, ये गया 6 बार, 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3%। तो उसका ये प्रॉफिट कितना रहा? 16 से 2/3%। ये हमारा आंसर आ गया। ये प्रॉफिट लॉस का बड़ा इजी सा और अच्छा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। हमें दे रखा है इन ट्रायंगल ABC भुजा BC का मध्य बिंदु D है। AC पर बिंदु E इस प्रकार से है कि EC बराबर 1/3 AC। BE और AD एक दूसरे को बिंदु G पर काटते, तो AG और GD का हमें रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले अगर अपन एक ट्रायंगल बना लें, चलिए ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया ABC। अब हमें कह रहा है BC का मध्य बिंदु D है, तो ये BC का मिड पॉइंट हमारे पास D है। AC पर बिंदु E इस प्रकार से कि EC बराबर 1/3 AC। तो ये अगर 2 है तो ये 1। अगर ये पूरी भुजा मेरे पास 3 थी तो उसमें से AE 2 होगा और AC हमारे पास 1 होगा। अब हमें कह रहा है BE और AD एक दूसरे को G पर काटते, तब अगर अपन यहां स्ट्रेट लाइन बनाए, एक तो ये लाइन हमारे पास AD और दूसरी लाइन BE, ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रही है? G बिंदु पर। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है AG और GD का रेशियो। AG और GD का रेशियो हमें फाइंड करना है। चलिए कोशिश करते हैं। अगर हम लोग यहां पर क्या करें, एक लाइन D पॉइंट से इसके पैरेलल अगर अपन यहां पर ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट को अपन अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं F। ये DF जो लाइन है ये BE के समांतर है। हमने एक मर्जी से रेखा DF ड्रॉ करी जो BE के समांतर है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ट्रायंगल CDF क्या सिमिलर है ट्रायंगल CBE के? जब D इसका मध्य बिंदु, तो यहां पर क्या होगा? CD और CD और अगर अपन बात करें CB का रेशो, यहां पर हमने CD ली तो यहां हम क्या ले सकते हैं? CB ले सकते हैं। CD अपॉन CB बराबर क्या होगा? DF अपॉन BE बराबर क्या होगा? CF अपॉन CE। एक तो हम ये बात कह सकते हैं, साथ ही साथ यहां से हम क्या कह सकते हैं कि CD और DB का जो रेशो होगा वो बराबर किसके होगा? CF और FE के। अब CD और BD आपस में बराबर है तो ये 1:1,
तो CF और FE का रेशो 1:1, इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगी। तो ये 1 थी, तो ये छोटी सी भुजा, अगर मैं इसको व्हाइट कलर से दिखाऊं तो ये छोटी सी भुजा 1/2 और ये वाली भुजा भी 1/2, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान देना, अब सेकंड अगर अपन यहां पर क्या करें, हमें AG और GD का रेशियो बताना, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। सेकंड अगर अपन इसमें राइट एंगल ट्रेंगल ए, इस पॉइंट को नाम दे रखा है G, AGE सिमिलर है क्या ट्रेंगल ADF के, AGE सिमिलर होगा ADF के। अब ये जब दोनों सिमिलर होंगी तो इनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो क्या AG/GD बराबर क्या EE/EF होगा। अब AG और GD का रेशियो चाहिए, AE हमारे पास रेशियो में 2, EF रेशियो में 1/2, तो 2 पर चला जाएगा। AG और GD का रेशियो 4:1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। AG और GD का रेशियो 4:1, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया। हमने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को, ये छोटा सा ट्रायंगल CFD सिमिलर करा CEB के, यहां से इन दोनों का रेशियो इन दोनों भुजाओं के रेशियो के बराबर। फिर AGE को सिमिलर करा ADF के, ये भुजाओं का अनुपात बराबर, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर। सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% हानि पर 576 रुपए में बेच दी। सुधा ने क्या करा, 20% लॉस पर एक चीज बेची रेणु को, कितने रुपए में, 576 रुपए। अब 20% लॉस मतलब 1/5। सुधा के लिए चीज 5 की थी, 1 का लॉस हुआ तो बेची कितने में, 4 में। 4 की वैल्यू अगर 576, तो 1 की वैल्यू क्या, 144 रुपए, तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 720 रुपए। तो 720 वाली चीज रेणु को 576 रुपए में बेच दी। रेणु ने इसके ट्रेवल पर 224 रुपए खर्च करे, 576 रुपए में खरीदी और 224 रुपए ट्रेवल पर खर्च करे, तो इसका मतलब ये चीज उसको कितने की पड़ गई, 800 रुपए की। अब उसने ऐसी कीमत पर रघु को बेच दी कि सुधा को 24% लाभ होता, तो रेणु का प्रतिशत लाभ बताना है कि क्या होगा। अब सुधा को 24% का प्रॉफिट होता, तो 720 का 24% अगर अपन निकालें, 720 का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 24, परसेंटेज हटाया बटा में 100, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 7 चौक 28 और 4 32, 3 1728 बटा 10, इसका मतलब 172 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट होता। तो सुधा को ये चीज कितने की पड़ती, 720 प्लस 172 रुपये 80 पैसे, 892 रुपये 80 पैसे में सुधा इसको बेच सकती थी। लेकिन रेणु ने 800 वाली चीज 892 रुपये 80 पैसे में बेची, तो हमें क्या बताना है कि रेणु को कितने परसेंट का लाभ हुआ। 800 वाली चीज 892.80 में बेची, तो 92 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट कितने पर, 800 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 8 का भाग दे, 8 का भाग गया एक बार, बच जाएगा 1 12, फिर चला जाएगा एक बार, बच जाएगा 4 48, फिर चला जाएगा 6 बार, तो 11.6% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो रेणु को 11.6% का लाभ हो गया, ये हमारा आंसर आया। सुधा का रेट 720 था, इस पर अगर 24% प्रॉफिट होता तो ये चीज हो जाती है 892 रुपये 80 पैसे की। लेकिन रेणु को 800 रुपए की चीज पड़ी, उसने 892 रुपये 80 पैसे में बेची, तो 92 रुपये 80 पैसे का लाभ 800 पर, परसेंटेज में निकाल लिया तो 11.6%। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन क्वेश्चन 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 60 पर। ओ के अंदर वाले वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती है। ये एंगल्स हमें दे रखे हैं, तो हमें बी और सी का मान बताना है कि क्या होगा।
सबसे पहले अगर अपन यहां पर एक सर्किल बनाएंगे, अब अपन इस सर्किल का कलर बदल लेते हैं। ये हम लोगों ने क्या करा, यहां पर एक सर्किल बनाया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो जीवाएं बनाते हैं। एक जीवा ये बना ली, दूसरी जीवा ये बना ली। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने हमें क्या कहा कि O केंद्र वाले वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर काटती। हम लोगों को एंगल दे रखा है ए पी सी 95 डिग्री, ये वाला एंगल 95 डिग्री, एंगल ए ओ डी 110 डिग्री। ये अगर हमारे पास सर्किल का सेंटर है तो ए ओ डी ये कितना आया, 110 डिग्री। तो हमें एंगल बी ओ सी का मान बताना है कि क्या होगा। इस एंगल को अगर मैं x मान लूं तो हम लोगों को पता है कि ये एंगल 95 था, तो ये भी 95 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास क्या 85 डिग्री आ जाएगा। अब हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम है, 1/2 ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 110 डिग्री प्लस x बराबर होगा इस वाले एंगल के 85 डिग्री के। तो 110 प्लस x बराबर 85 का डबल 170, तो x की वैल्यू 170 माइनस 110 तो 60 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने हमेशा कहा है कि अगर वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती तो इस बिंदु पर बनने वाले कोण इन्हीं दोनों जीवाओं के द्वारा सेंटर पर बने कोण के टोटल के हाफ के बराबर होते। ये हमारे पास थ्योरम है, तो उसी की मदद से हमने इसका आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 61 पर। 61 देखो हमारे पास सीआई का क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 16 से 2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, उसी राशि पर इसी दर से इतने समय का साधारण ब्याज हमें बताना है कि क्या होगा। रेट दे रखी है 16 से 2/3%, इसको फ्रैक्शन में हम क्या 1/6 लिख सकते हैं। टाइम कितना है 3 साल। तो हम यहां से अगर अपना प्रिंसिपल लेट करें तो 6 का क्यूब क्या 216 लेट कर ले। अब 216 पर पहले साल हमें 1/6 मिलेगा, 216 का 1/6 36, 36 का 1/6 6, 6 का 1/6 1, और 3 साल के लिए किससे गुना करते हैं 3 3 1 से, तो क्या जाएगा 108, 18 और 1, तो क्या जाएगा 127। इस 127 की वैल्यू किसके बराबर 6350 रुपीज के बराबर। तो एक की वैल्यू क्या आएगी 6350 अपॉन 127 मतलब 50 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या आया 216 की वैल्यू 10,800 रुपये। अब हमें प्रिंसिपल मिल गया 10,800 रुपये। इस पर इसी दर से इतने समय का साधारण ब्याज बताना है कि क्या होगा। रेट है 16 से 2/3%, टाइम हमारे पास 5 से 2/3 साल, एसआई बताना है। तो एसआई के फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। प्रिंसिपल 10,800, रेट 1/6, टाइम 5 से 15 और 2 17/3। तो यहां से क्या आ जाएगा 6 3 18, 18 से ये चला जाएगा 600 बार, 600 गुना 17 क्या आ जाएगा 10,200 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। ये हमारे पास 61 सीआईएसआई का कंबाइंड क्वेश्चन था। अब हम चाहते तो यहाँ से एसआई परसेंटेज निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन वो क्या होता फ्रैक्शन में आता, इसलिए हमने डायरेक्ट एसआई का फॉर्मूला लगा दिया। एसआई का फॉर्मूला किसी को नहीं आता हो तो मैंने लगाया P × R% × T। इस फॉर्मूले की मदद से हमने आंसर निकाला, और जो रेट परसेंटेज में थी उसको फ्रैक्शन में 1/6 लिख दिया, इसीलिए बटा में 100 नहीं लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 62। अगर एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम लगते।
तो ट्रेन की अपने सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। स्टार्टिंग में उसकी स्पीड s किलोमीटर पर आवर, उसको टाइम लग रहा था t घंटे। अगर हम उसकी स्पीड क्या करें 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, इसका मतलब s + 20 कर दें, तो उसको टाइम कितना कम लगेगा 2.5 घंटे, 5/2 घंटे कम लगेंगे। दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है d बराबर s1 × s2 अपॉन डेल्टा s इंटू डेल्टा टी। तो इसकी मदद से अगर अपन यहाँ पर वैल्यू निकाले तो 300 बराबर s × s + 20, दोनों स्पीड का डिफरेंस 20 और टाइम का डिफरेंस 5/2। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें, 5 से गया एक बार, ये चला गया 60 बार, तो क्या आया s × s + 20 बराबर 20 × 2 40 × 60। तो इसका मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। हमें बिना कैलकुलेशन करिए हमें टुकड़े मिल गए डायरेक्ट, तो उसकी स्पीड आ गई 40। अब इसी स्पीड से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 192/40। तो यहाँ से अगर अपन इसको सोल्व करें 40 का भाग दे दें, 4 का भाग दिया 4 चौक 16, बच जाएगा 3 32 चला जाएगा 8 बार, तो 4.8 आवर्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर। x² - 2√5x + 1 बराबर 0, तो हमें x की पावर 5 + 1 अपॉन x की पावर 5 का मान बताना है कि क्या होगा। अब इक्वेशन है x² - 2√5x + 1 बराबर 0। अगर अपन x का भाग दें तो इक्वेशन क्या बनेगी x - 2√5 + 1 अपॉन x बराबर 0। तो यहां से क्या आया x + 1 अपॉन x बराबर 2√5। अब हमें वैल्यू चाहिए x की पावर 5 + 1 अपॉन x की पावर 5 की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x³ + 1 अपॉन x³ इंटू में x² + 1 अपॉन x² माइनस में x + 1 अपॉन x, ये हमारे पास होता है। तो x + 1 अपॉन x अगर 2√5 है, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो x² + 1 अपॉन x² बराबर 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 चौक 20 माइनस 2 उधर जाती 18, तो x² + 1 अपॉन x² तो कितना बना 18। x + 1 अपॉन x 2√5। अब हमें x³ + 1 अपॉन x³ चाहिए, तो x³ + 1 अपॉन x³ क्या होगा x + 1 अपॉन x का होल क्यूब माइनस में 3x + 1 अपॉन x, तो x + 1 अपॉन x का होल क्यूब, 2 का क्यूब 8, √5 का क्यूब 5√5, तो क्या आ जाएगा 8 × 5 40√5 माइनस में क्या आ जाएगा 6√5, तो क्या आ जाएगा 34√5। तो क्या आएगा x³ + 1 अपॉन x³ की जगह 34√5। अब 34 को अगर अपन 18 से गुना करें तो 34 का 20 गुना क्या हुआ 680, 68 घटाया तो 612√5 माइनस में 2√5, तो क्या आ जाएगा 610√5। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास 610√5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था जिसके लिए हमें 1-2 फॉर्मूले आने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। अब देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मुश्किल हो, तो बिना पढ़े क्वेश्चन को छोड़ने की आदत मत बनाना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है तो एक बार स्किप करके पहले टाइम के हिसाब से सारे क्वेश्चन करना और फिर उस क्वेश्चन पर आना। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 40 घंटे में भर देते। जैसे जैसे डाटा पढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को करते रहते। ए इसको 10 घंटे में भर देता है और बी इसको 40 घंटे में। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। सभी पाइपों को एक साथ खोल दें तो ए और बी को मिलकर भरने में लगने वाले समय से 80 मिनट अधिक लगते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला 40, ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 1, दोनों की एफिशिएंसी 5। तो दोनों मिलकर अगर इसको भरते तो 40/5 8 घंटे में भर देते।
लेकिन तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 80 मिनट अधिक लगते हैं। 80 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 से 1/3 घंटे। 1 से 1/3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 9 से 1/3 घंटे, या क्या आ जाएगा 28/3 घंटे। अब तीनों को अगर इतना टाइम लगता है तो तीनों की टोटल एफिशिएंसी अगर निकालो तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क क्या आ जाएगा 40, टाइम कितना है 28/3, तो क्या आ जाएगा 30/7। तीनों की एफिशिएंसी 30/7, ए बी की एफिशिएंसी 5, तो सी की एफिशिएंसी अगर निकालें तो तीनों की एफिशिएंसी के टोटल में से ए और बी की एफिशिएंसी का टोटल घटा दें, तो 30/7 में से 5 घटाए तो 30 माइनस 35/7, तो माइनस का 5/7, तो हमारे पास टोटल वर्क और सी की एफिशिएंसी भी आ गई। अब कह रहे पाइप ए और बी को 7 घंटे खोला जाता है, फिर बंद करके सी को खोल दिया जाता है। सी टैंक को अब कितने समय में खाली करेगा, ए और बी को 7 घंटे के लिए खोला, इसके बाद सी को खोला, ए और बी हर घंटे 5 मटके भरते, तो 7 घंटे में कितने मटके भरेंगे 35। अब सी ये 35 मटके खाली करेगा तो कितना टाइम लेगा, टाइम क्या होगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, 35 बटा -5 गुना 7, तो क्या जाएगा माइनस का 49, माइनस किसको दिखा रहा है खाली करने को, तो सी इसको कितने समय में खाली कर देगा 49 आवर्स में। तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास इसका सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो हमें कह रहा है ये नंबर 99 से डिवाइड होता है, तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड बताना है कि क्या होगा, 708x6y 8y 8z9, ये डिविजिबल है 99 से। 99 का मतलब हुआ 11 और 9 दोनों से। तो अगर अपन सबसे पहले 9 वाला रूल चेक करें, तो 9 वाला रूल अगर अपन चेक करें तो ये 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 7 29, तो x और y और z 29 के बाद 36 अगर बनाना है तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, 36 में से अगर मैं 29 घटा दूं तो क्या होगा 7, या क्या हो सकता है x प्लस वाई प्लस जेड, इससे 9 ज्यादा, 7 और 9 16, या क्या हो सकता है 25। अब देखो इन तीनों में से एक ही ऑप्शन है 16, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें 11 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर 99 से जब डिवाइड होगा तो 11 × 9 दोनों से होगा। अब 9 के रूल से पता लग रहा है कि या तो ये 7 होंगे या 16 या 25, तो ऑप्शन ए की है 16, तो वही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं 66 पर। एक वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी का ही है, वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल a के क्षेत्रफल से 2 गुना है। अब स्क्वायर a का डायगोनल हम लोगों को दे रखा है a प्लस बी, स्क्वायर a का एरिया क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन में 2। ये a का अगर एरिया है, b का एरिया a से डबल है, तो b का एरिया हमारे पास क्या होगा, इसका डबल, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर। अब b का अगर एरिया a प्लस बी का स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का एरिया बताना है। b का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर अगर a प्लस बी के बराबर, तो साइड भुजा कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। डायगोनल विकर्ण क्या होगा, √2a, √2 इंटू साइड, इसका मतलब √2 इंटू a प्लस बी। अब ये डायगोनल की लेंथ अगर √2 इंटू a प्लस बी, तो इसका एरिया इसका स्क्वायर होगा, तो √2 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन
तो हमें क्या करना है, वर्ग बी की हमने भुजा निकाली ए प्लस बी, उसकी डायगोनल की लेंथ क्या है √2 इंटू ए प्लस बी। अब ये जो नया वर्ग बनेगा उसकी साइड होगी तो इसका स्क्वायर करा, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 67 पर। देखो 67 हमारे पास डीए का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है, द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द एक्सपोर्ट इन रुपीज करोड़ ऑफ 4 आइटम ABCD ओवर ए पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। हमें कह रहा है ये दी गई तालिका 6 सालों के अंदर ABCD के निर्यात करोड़ों रुपए में दिखाती। तो हमें इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने। 2012 से 14 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, 2012 से 14 तक वस्तु ए का कुल निर्यात अगर अपन इसका टोटल करें तो 5 और 5 10, 3 7 3 10 और 2 12, कैरी आ गई 1 3 और 6 और 4 10, 1020। 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितने % कम है। 2015 के अंदर अगर अपन इन चारों का निर्यात देखें तो ये क्या आ जाएगा, 9 और 6 15 और 5 20, 0 कैरी आ गई 2, 9 3 और 2 5 और 6 11, 1190। तो क्या हुआ, ए का 2012 से 14 तक का टोटल 1020, 2015 में सभी चारों का निर्यात 1190। तो अब ये 1020 1190 से कितना कम है, 170 कम है। किससे कम है, 1190 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 0 से 0 चला गया। अब देखो यहां से अगर अपन इसको काटे, 17 से मेरे पास कितनी बार चला गया, एक बार। 17 से चला गया 7 बार। 1/7 की वैल्यू 14 से ही 2/7% या 14.28%, लगभग हम इसको क्या कह सकते हैं, 14.3%। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ये हमारे पास 67 का आंसर है। अब इसी डीआई पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2014 और 2015 में वस्तु ए का कुल निर्यात, 2011 और 15 में सी के कुल निर्यात का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब 14 और 15 में ए का कुल निर्यात अगर अपन देखें तो कितना आ गया, 825। 2011 और 15 में सी, 2011 के अंदर सी 244, 2015 के अंदर वस्तु सी 306, तो क्या आ जाएगा, 550। हमें इनका रेशियो चाहिए कि क्या होगा। तो अब देखो यहां से 25 से काटे, 25 से 75, फिर चला जाएगा 3 बार, 25 से काटा 22 बार, तो 11 से काटा तो 3:2। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 2010, 12 और 14 में डी का कुल निर्यात, 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात का कितना % है। अब 10, 12 और 14 में डी चाहिए, 10 के अंदर, 12 के अंदर और 14 के अंदर। इसका हमें टोटल करना है, तो 7 4 11 और 9 20, 3 और 4 7, 2 और 2 4 और 3 7, तो हमारे पास कितना आया, 770। 2011 और 12 में सभी 4 वस्तुओं का, 2011 में अगर 12 में इन चारों का टोटल करें तो देखो मेरे पास यहां से क्या आएगा, 4 4 8 और 2 10, कैरी आ गई 1, 6 और 3 9, 9 और 4 13 और 8 21, 2 4 6 7 और 2 910। 2012 के अंदर सबका टोटल करें तो 8 और 7 15 और 5 20, 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14, कैरी आ गई 1, 2 4 5 और 2 7 840। इनका अगर मैं टोटल करूं तो 8 और 9 1750। 770 1750 का कितना % है ये बताना है, 0 से 0 गया। अब अगर अपन इसको 7 से काट देंगे क्या 11 बार, 7 दूनी 14 बच गया, 3 चला जाएगा 5 बार, 25 से गया 4 बार, 11 × 4 44%। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, क्योंकि 44% ऑप्शन ए में, बी के अंदर 44.8% है। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 70 पर। 70 भी देखो हमारे पास इसी डीआई का क्वेश्चन है।
तो आप इस नंबर को 67 से 70 कर लेना। 4 क्वेश्चन है एसडीआई के। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था। अब बी का 6 वर्षों के दौरान औसत निर्यात, अगर अपन इसको निकालें तो हम पहले इसका टोटल निकाल लें। 8 4 12, 12 और 8 20 और 9 29, 38 और 2 40, 4 2 6 और 6 12, 18, 18 और 8 26, 2 4 6 7 और 2 960। अब 6 ईयर है तो टोटल हुआ 960, तो एवरेज 960 बटा 6, तो क्या जाएगा 160। बी का एवरेज आया 160। अब हमें यहां पर बताना है इसका 1.4 गुना, तो 160 का अगर अपन 1.4 गुना करें तो 160 तो ये आ गया, 0.4 गुना करा तो 64, तो कितना आ जाएगा 224। अब 224 हम देख लेते हैं डी का किस ईयर के अंदर था। डी का 224 किस में है, 2013 में। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पर। अब देखिए 71 हमारे पास क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, तो चले इसको सोल्व करते हैं। पहली टर्म दे रखी है 3 से 2/3, तो क्या जाएगा 11/3। अब डिवाइड के अंदर दूसरी टर्म है तो पहले ऑफ को सोल्व कर ले। ऑफ को सोल्व करूंगा तो ये 2 से चला जाएगा 15 बार, 15 3 45, 11/45 इसका मतलब गुना में लेकर जाऊंगा तो 45/11। माइनस के अंदर 1/4 ऑफ में 2 से 1/2, ये 5/2 बनेगा, तो 5/2 गुना में 1/4 क्या जाएगा 5/8। अब देखो इसके डिवाइड में, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल ले। गुना में क्या लिखूं 5/3 और गुना में 5 चौक 20 और 4 24/5। अब ये ऊपर वाली टर्म को हमने सोल्व कर लिया, बटा वाली टर्म को सोल्व करें। 7 से 1/2 15/2, 2 से 2 कट गया 15/5 क्या बनेगा 3। डिवाइड में 3/4 तो गुना में 4/3। माइनस के अंदर 3/4 गुना में 3/2, 2 से 1/4 क्या बनेगा 9/4 मतलब 4/9। इसको हम सिंप्लीफाई कर ले। 11 से 11 गया 45/3 15, 5 से 5 गया 8 3 24, क्या बचा 5, 3 से 3 गया 4 माइनस में, 3 3 9 से 9 गया 4 से 4 गया 1/2, 15 माइनस 5 क्या बना 10, 4 में से 1/2 गया तो 3 से 1/2 या 7/2, तो 7 नीचे रहेगा और 2 ऊपर, तो 20/7 या 7 2 नहीं 14, 2 सही 6/7। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो 71 का आंसर क्या गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। एक परीक्षा जिसके पूर्णांक 500 थे, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। ए को अगर 80% अंक मिले तो डी को कितने अंक मिले। अब परसेंटेज में एक से ज्यादा रिलेशन होते हैं तो लास्ट लाइन से स्टार्ट करते। तो सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, अगर डी को माना 100 अंक मिले तो सी को 20% कम, इसका मतलब 80। फिर इससे पहले वाले ले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, 80 का 60% 48, 80 + 48 बी को कितने मिले 128। ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, 128 का 25% 32 मतलब ए को कितने मिले 160। ए के प्राप्तांक है 80%, 160 की वैल्यू 80%, तो 100 की वैल्यू क्या होगी 50%। तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले 50%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। 73 देखो हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 3ab का मान हमें बताना है कि क्या होगा। हमें दे रखा है 16a⁴ प्लस 36a² b² प्लस 81b⁴ बराबर 91। एक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है
4a² प्लस 9b² माइनस में 6ab बराबर 13। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं 4a² प्लस 9b² बराबर 13 प्लस 6ab, अगर अपन इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लें तो 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 प्लस 72a² b² बराबर 169 प्लस 36a² b², 13 × 78 इंटू 2 क्या आ जाएगा 156 ab। अब ये 36a² b² इधर आते ही माइनस का, तो 16a की पावर 4 प्लस 81b की पावर 4 प्लस 36a² b² बराबर 169 प्लस 156 ab। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 91 बराबर 169 प्लस 156 ab। तो 156 ab का मान, ये 169 इधर आते ही क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 78। तो ab की वैल्यू माइनस 78 बाई 156 माइनस का 1/2। हमें चाहिए 3ab, तो ab की जगह अगर माइनस का 1/2 लिख दूं तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 पर। 74 देखो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रायंगल ABC में C 90 डिग्री। तो अगर अपन सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये हम लोगों ने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। इसके अंदर एंगल हमें C पता है कि कितना है 90 डिग्री, तो हम इसको नाम दे देते हैं ABC। अब AC है 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या जाएगा AB 13 सेंटीमीटर। कोण A का समद्विभाजक BC को बिंदु D पर मिलता है। कोण A का समद्विभाजक इसको D बिंदु पर मिलता है। तो हमें क्या करना है, AD की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। अब हमें पता है एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उन्हीं अनुपात में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो हम क्या कहेंगे, AC और AB का जो रेशो होगा वो क्या होगा CD और DB के रेशो के बराबर होगा। AC की वैल्यू 5, AC की वैल्यू हमारे पास 5, AB हमारे पास 13, इसका रेशो किसके बराबर होगा CD और DB के। हमें क्या चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए। अगर AD निकालनी है तो हम CD की लेंथ निकालते हैं। टोटल भुजा 12, रेशो का टोटल 13 और 5 18, वैल्यू मेरे को किसकी चाहिए 5 की। तो ये 6 से क्या 2 बार, ये क्या 3 बार, तो ये क्या है 10/3। तो ये दूरी कितनी 10/3। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो AD बराबर क्या होगा रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9। तो AD बराबर क्या आ जाएगी रूट में 225 प्लस 100/9। तो AD बराबर क्या आ जाएगी 325/9 का रूट। अब 325 को हम क्या लिख सकते हैं 13 गुना 25/9, तो क्या आ जाएगा 5/3 रूट में 13। अब 5/3 रूट में 13 देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 75 पर। 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का x% बराबर इसके, तो x का मान बताना है। तो अब देखो 480 का 25%, 25% 1/4, 500 का 30%, 30% को 3/10 लिखा, 90 का x% x/100 बराबर 900 का 35%, 35% हटा बटा में 100। तो 480/4 120, 0 से 0 गया 50 गुना 3 150, ये 0 से 0 कैंसिल 9/10x बराबर
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 35 इंटू 9 315। तो ये 150 प्लस 120 270 उधर आती क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9/10x बराबर क्या आएगा 45। तो x का मान 45 इंटू 10/9, 9 से क्या 5 बार, तो x की वैल्यू 50। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी। तो 75 का आंसर क्या है ऑप्शन बी। तो चलिए आज के पेपर के हमने पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। तो हम मिलेंगे अगले पेपर में नई वीडियो में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। थैंक यू।